हेलो रिवान, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है परिवार यानी कि फैमिली। परिवार शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक भावनात्मक जुड़ाव जो हमारा होता है, वो हमारी जो इमोशनल फीलिंग होती हैं वो सब निकल कर के आती हैं। एक ऐसा ढांचा हमारे दिमाग में उसका स्ट्रक्चर बन के आता है जहाँ पे लोग अपनेपन के साथ में रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा अपने समस्त संस्कारों को, मूल्यों को सीखता है, उसी को परिवार कहते हैं। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि परिवार क्या होता है, किस समाजशास्त्री ने इसको किस अर्थ में प्रयोग किया है। ठीक है। तो जो फैमिली वर्ड है ये लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है। फैमुलस वर्ड है। ये वर्ड यूज़ किया था एल्मर ने। एल्मर की बुक थी सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, ये एल्मर की बुक थी। तो यहाँ से फैमुलस वर्ड लिया गया और इसी फैमुलस वर्ड से बना फैमिली। मतलब लैटिन भाषा का शब्द है फैमुलस, ये फैमुलस लैटिन भाषा का शब्द है और ये लिया गया था एल्मर की पुस्तक से और फिर उससे बना परिवार शब्द। मर्डॉक ने इनकी जो बुक थी सोशल स्ट्रक्चर, इसमें बताया कि जो परिवार हैं ये सार्वभौमिक होते हैं। मतलब कि जितने भी विश्व के समुदाय हैं, जितने भी विश्व के समाज हैं, कोई भी ऐसा समाज, कोई भी ऐसा समुदाय नहीं है जहाँ पर परिवार ना पाया जाता हो। तो जो परिवार है ये सार्वभौमिक संस्था है, हर जगह पे ये विद्यमान रहती है। ये किसने बताया? मर्डॉक ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, ये किसने बताया? तो ये मर्डॉक ने बताया था। बुक का नाम था सोशल स्ट्रक्चर। अकबर और निमकाफ ने परिवार को परिभाषित करते हुए कहा कि परिवार बच्चों सहित अथवा बच्चों रहित एक पति पत्नी का स्थायी निवास जो होता है उसको हम परिवार कहते हैं। मतलब जो एक हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके साथ में या तो बच्चे होंगे या नहीं होंगे, उनका जो एक स्थायी रूप से निवास होता है उसको हम कहेंगे कि ये परिवार है। अकबर और निमकाफ ने तो यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से वैवाहिक संस्था को वैधता देने वाला एक प्रकार माना परिवार को। फिर उसमें बच्चे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मैकाइवर जो पेस थे, इनकी जो बुक थी सोसाइटी, इसमें इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट परिभाषित किया है। इन्होंने कहा कि जो परिवार है ये पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने और उनके पालन पोषण की व्यवस्था करता है। मतलब एक तो इन्होंने परिवार में बताया कि 3 कार्य हो सकते हैं परिवार के, क्यों परिवार का निर्माण होता है। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि एक तो जो हमारे यौन संबंध है उनको एक नियमित करने के लिए, वरना तो फिर समाज में बहुत ज़्यादा अराजकता छा जाएगी। तो विवाह के द्वारा जो चीज़ें एक समाज का जो स्थापित नियम है उनको नियमित करने के लिए, तो एक तो ये हो गया। और दूसरा होता है कि बच्चों की जो संतति, जो वंश को आगे बढ़ाने की जो परंपरा होती है, तो दूसरा है संतति के लिए, और तीसरा है कि बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण हो पाए। तो एक ऐसा समूह माना, इनके अकॉर्डिंग परिवार क्या है? एक समूह है। ठीक है, मैकाइवर एंड पेस के अकॉर्डिंग। मर्डॉक ने सार्वभौमिक माना है। मेलिनोवस्की ने परिवार को एक संविदा माना, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे है कि पहले, अब ये जो परिवार है ऐसा तो नहीं है कि एकदम से कहीं से उद्भव में आ गया होगा, पहले परिवार नहीं होते होंगे, फिर किसी न किसी तरीके से किसी एक ने सोचा होगा, सोच समझ करके कुछ नियमों के आधार पर कि हाँ ठीक है ये नियम रहेंगे, और एक समूह का निर्माण किया होगा। तो मेलिनोवस्की ने परिवार को एक संविदा माना है। जो मजूमदार एंड मदान है आपके, इन्होंने परिवार की 4 विशेषताएं बताई कि 4 विशेषताएं जिस भी समूह में पाई जाएंगी उसे हम परिवार कह सकते हैं। एक तो इन्होंने बताया संस्थागत यौनाचार, जो आपके मैकाइवर एंड पेज ने भी बताया। फिर दूसरा बताया नामकरण और वंश निर्धारण, कि हमारी संतति भी इसी से आगे बढ़ती है, और फिर इसी से जो बच्चे हैं उनको नाम मिलता है, अपने पिता का नाम, जो सरनेम नहीं होता है, तो वो सरनेम कहाँ से मिलता है? अगर परिवार नहीं होगा, परिवार की स्थापना नहीं हुई होती तो वो चीज़ नहीं मिलती, वंश निर्धारण नहीं हो पाता, किस वंश से आप हो, आपका वंश आगे कैसे बढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो नामकरण और वंश निर्धारण परिवार से होता है अकॉर्डिंग टू मजूमदार एंड मदान। फिर परिवार एक आर्थिक इकाई है, ये चीज़ भी मजूमदार एंड मदान ने बताया
कि जो परिवार है, जो फैमिली है, ये एक तरीके की आर्थिक इकाई है। यहाँ पर क्या होता है, आर्थिक इकाई कैसे है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, पहले के परिवारों में क्या होता था कि जो मुख्य व्यवसाय था, कृषि होता था। तो सभी परिवार के जितने भी सदस्य होते थे, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या फिर स्त्रियाँ हों, पुरुष हों, कोई भी हो, सब मिल-जुल करके अर्थोपार्जन के लिए उसमें सहयोग करते थे। अभी भी देखते होंगे आप, चाहे कृषि हो, चाहे कोई जॉब कर रहा हो, तो जो वर्किंग जो होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही करता है। यदि पुरुष बाहर काम कर रहा है, तो महिला घर में मैनेज करती है चीज़ों को। तो एक तरीके से जो आर्थिक आवश्यकताएँ होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं हमारी, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परिवार के सदस्य मिल-जुल के कार्य करते हैं। जैसे देखा होगा ना, घर में कोई चीज़ लेनी है, सपोज़ कि घर की डिमांड है कि हमें टीवी लेनी है, तो वो चीज़ कहाँ से आएगी? आप सभी लोग मिल-जुल करके या तो पैसे कमाओ, या फिर कोई पैसे कमा रहा है और बाकी आपने थोड़ी बहुत बचत कर ली, सेविंग कर ली, सबने अपना-अपना योगदान दिया, सब लोग काम कर रहे हैं। फिर मिल-जुल करके जो सेविंग्स बचती हैं, उससे हम अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर लेते हैं। अब घर में हमें खाना, कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब कुछ कैसे मिलता है? इसके लिए अर्थोपार्जन करना पड़ता है, और अर्थोपार्जन हम अकेले तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, तो इसके लिए हमने मिलजुल करके, तो परिवार एक आर्थिक इकाई भी है। किसने बताया? मजूमदारन मदान ने। उसके बाद इन्होंने चौथी जो विशेषता बताई है कि परिवार एक ऐसी संस्था या ऐसा समूह है जिसमें संयुक्त निवास होता है। ठीक है, क्या होता है? संयुक्त निवास होता है, मतलब सभी जो सदस्य हैं वो एक ही स्थान पर रहते हैं मिलजुल करके। अब अगर इधर-उधर रह रहे हैं तो उसको इन्होंने परिवार नहीं माना। लेकिन अब आजकल के टाइम में ये चीज़ तो लागू नहीं हो पाएगी, क्योंकि काम करने के लिए कुछ लोग बाहर जाते हैं या कुछ लोग घर पे रहते हैं, तो सब बिखरे हुए होते हैं। लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि त्योहारों पे या कोई ओकेज़न होता है तो उस टाइम पे सभी लोग एकत्र होते हैं, संयुक्त रूप से रहते हैं। तो ये विशेषता अभी भी पाई जाती है। बर्गेस और लॉक ने भी परिवार को परिभाषित किया है। इनकी पुस्तक थी द फैमिली। इसमें इन्होंने परिवार को एक ऐसा समूह माना जो कि विवाह, रक्त या फिर गोद द्वारा तैयार किए जाते हैं। मतलब कैसे परिवार बनेगा? तो या तो आपने विवाह कर लिया तो आपका पति पत्नी का जो समूह हो गया वो हो गया, या फिर आपके जो रक्त संबंधी हैं, रक्त संबंधी में आपके माता पिता आ सकते हैं, फिर आपके भाई बहन आ सकते हैं, और आपके जो पुत्र पुत्रियां हैं वो आ सकते हैं, आपके भाई बहन के पुत्र पुत्रियां आ सकते हैं, मतलब उनके बच्चे आ सकते हैं। तो एक तो विवाह के द्वारा बनता है, दूसरा रक्त संबंध के द्वारा बनता है, और तीसरा यदि हमने किसी को गोद ले लिया। ये जो वर्ड इन्होंने यूज़ किया ये न्यू है, कि हमने किसी को गोद ले लिया तो उसको भी हमारा सरनेम मिल गया, तो इस तरीके से वो भी हमारे परिवार में ऐड हो गया। तो इस परिवार को इन्होंने एक ऐसा समूह माना जो कि विवाह, रक्त और गोद द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, एक समूह माना। बुक क्या थी इनकी? द फैमिली। फिर आपके आते हैं लूसी मेयर। लूसी मेयर ने माना कि परिवार एक गृहस्थ समूह है, गृहस्थों का एक समूह है। कैसे? आपके माता पिता हैं वो भी गृहस्थ हैं, आपके भाई बहन उनका विवाह हो जाता है वो भी, और आप स्वयं। तो परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो माता पिता और फिर उनके बच्चे एक साथ में रहते हैं। इसमें मूल रूप से दंपत्ति और उनकी संतान रहती हैं। तो एक तरीके से इन्होंने यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है ये नाभिक परिवार की ओर संकेत करती है कि माता पिता और उनके बच्चे एक गृहस्थ समूह जहाँ पर वो एक साथ में रहते हैं। और इन्होंने कहा है कि परिवार का कानूनी आधार विवाह होता है, कि जो परिवार है इसको हम कानूनी रूप से वैध कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए विवाह होता है जिसके आधार पर हम इसको वैधता प्रदान कर सकते हैं, वरना तो फिर वैध नहीं माना जाएगा, समाज इसको इनवैलिड करार दे देगा। फिर आपके आते हैं बोगार्ड्स। बोगार्ड्स ने माना कि परिवार जो पारिवारिक समूह है ये प्राथमिक मानवीय पाठशाला है। देखो, बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना।
तो जो एक एक वर्ड है, कई बारी एक जैसी 2-3 परिभाषाएँ हो जाती हैं, मैंने देखा है इसमें। तो जब ऐसी कोई परिभाषाएँ हों तो उनको तीनों परिभाषाओं को एक जगह पे लिख लो और तीनों का एक-एक वर्ड पकड़ लो कि इन्होंने भी उसी बारे में बात की, इन्होंने भी उसी बारे में बात की, लेकिन इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है, इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है, ठीक? तो ऐसे आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो मैं ऐसे ही करती थी, तो आप लोग भी ऐसे करो तो आपको हेल्प मिलेगी। तो इन्होंने पारिवारिक समूह को प्राथमिक मानवीय पाठशाला कहा है। किसने? बोगार्ट्स ने। वहीं पर जो आपके कॉम्ट थे, अगस्त कॉम्ट, इन्होंने माना कि परिवार समाज की कोशिका है। कोशिका मतलब समझते हो? जो शरीर की एक सबसे छोटी इकाई होती है, कोशिका, उसको कहा जाता है। तो वैसे ही जो परिवार है, ये समाज की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसके बिना फिर आप कल्पना नहीं कर सकते। तो समाज की कोशिका है। अरस्तु ने समाज को परिवारों का संकलन माना। जो अरस्तु थे, इन्होंने माना कि जो समाज है ये परिवारों का ही संकलन है, परिवारों के संकलन से ही समाज बनता है। फिर आपके आते हैं इलियट एंड मेरिल। इन्होंने कहा कि पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविकीय इकाई यही परिवार है। ये परिभाषा पूछी गई थी एनटीए के एग्जाम में। पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविकीय इकाई, ठीक है, इन्होंने इसको क्या माना? एक जैविकीय इकाई माना है और यही परिवार है। उसके बाद आपके मैक्स मूलर हैं। मैक्स मूलर ने संयुक्त परिवार को एक आदि परंपरा मान लिया कि प्रारंभ से ही, बहुत पहले से जो प्रथाएं हैं वो संयुक्त परिवार के पक्ष में रही हैं। संयुक्त परिवार आदि समय से, प्रारंभ से ही आते चले गए हैं और जुड़ते चले गए हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस हैं। और जो आपके पार्सन्स हैं, इन्होंने इसको एक तरीके से कारखाने माना था जहाँ पर बच्चों का समाजीकरण वगैरह होता है। तो ये कुछ कुछ परिभाषाएं हैं। अब हम देख लेते हैं परिवार की विशेषताएं, ठीक है। परिवार की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अभी जितनी परिभाषाएं आपने पढ़ी उनसे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि परिवार हम उसी को कह सकते हैं या उसी समूह को कह सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक सामान्य निवास हो। बहुत सारे लोग एक जगह पर, एक ही स्थान पर रहते हों। तो एक तो सामान्य निवास होना चाहिए, दूसरे सार्वभौमिकता होनी चाहिए। जो परिवार है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में पाए जाते हैं या सिर्फ पश्चिमी समाजों में पाए जाते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। हाँ, उनका स्वरूप बदला हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, वहाँ पर एकाकी परिवार पाए जाते हो, लेकिन पाए जरूर जाते हैं। तो सार्वभौमिकता होती है। तीसरा है निर्माण का आधार जन्म और विवाह संबंध होते हैं। मतलब जो परिवार है इसका निर्माण कैसे होता है? तो या तो आपने जन्म लिया हो उसमें, तो या तो रक्त संबंधी होंगे आपके, या फिर आपने विवाह किया किसी से और उसके बाद आपने परिवार का निर्माण किया, तो या तो जन्म से या फिर विवाह संबंधों के आधार पर। चौथा जो विशेषता है वो है सामाजिक नियंत्रण का साधन। जो परिवार है ये सामाजिक नियंत्रण का साधन होते हैं। समाज में नियंत्रण कैसे बना रहता है? परिवार के माध्यम से। परिवार के लोग ही बच्चों को सिखाते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। समाजीकरण के द्वारा बच्चों में जो हम मूल्य डालते हैं, उनको जो शिक्षा दी जाती है, उनके द्वारा ही तो बच्चों के अंदर वो चीज़ें आती हैं कि हमें क्या करना है, कैसा बिहेवियर करना है। जैसे देखा होगा, अगर परिवार के जो सदस्य हैं वो बच्चों को एक अच्छा आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं कि भैया कोई भी आता है उसको नमस्ते करो, उसके पैर छुओ, उसका आदर सम्मान करो, तो बड़े होकर के बच्चा वैसे ही बन जाता है। और यदि घर के सदस्य लोग उसको ये चीज़ नहीं सिखाते हैं तो फिर उसके अंदर जो खराब आदतें हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही कोई गलत कार्य यदि बच्चा करता है, झूठ बोलता है या कुछ चोरी की या कुछ भी छोटी सी जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उसके लिए जब उसको पनिशमेंट मिलती है या फिर उसको समझा के उसको समझाया जाता है, तो उसके अंदर ये चीज़ आती है कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो वो दोबारा उस कार्य को नहीं करता। और यदि उसके लिए फिर उसको टोका नहीं जाता है, प्रोत्साहन मिल जाता है, तो दोबारा से वो फिर से उसी कार्य को दोहराता है। तो समाज सबसे प्रमुख सामाजिक नियंत्रण है जो कि बच्चों पर या कह सकते हो बाद में वयस्कों पर सामाजिक नियंत्रण करने का कार्य करता है। प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण में यह आता है। फिर सदस्यों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन।
जो परिवार है ये जो उसके सदस्य हैं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे कि किसी को जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी करनी है तो परिवार से ही पूरा हो जाता है। उसकी जो आवश्यकताएं, उसको जो नीड्स होती हैं जीवित रहने के लिए, या उसकी भोग विलास संबंधी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जो भी नीड्स होती हैं, वो सभी हमें परिवार से प्राप्त हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो उसकी कह सकते हो जो शैक्षिक जो ज़रूरतें होती हैं वो भी परिवार से ही पूरी हो जाती हैं। और जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सभी परिवार में ऐसे साधन परिवार मुहैया करवाता है और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है परिवार। तो सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होता है परिवार। वैसे आजकल जो परिवार के कार्य हैं वो कुछ द्वितीयक संस्थाएं भी करने लगी हैं, जैसे जो शैक्षिक कार्य हैं वो, और प्लस जो आर्थिक कार्य हैं वो। तो बहुत सारी द्वितीयक संस्थाएं हैं जो कि परिवार के कार्यों को करने लगी हैं। तो अभी वर्तमान समय में ये चीज़ नहीं कही जा सकती है कि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन फिर भी आपकी मोस्टली नीड्स की पूर्ति परिवार करता है। तो ये जो परिवार के कार्यों का एक तरीके से दूसरी संस्थाओं ने ग्रहण कर लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक वर्ड आएगा टर्मिनोलॉजी में, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रकारात्मक विकल्प। कि परिवार का एक तरीके से विकल्प कुछ दूसरी संस्थाओं ने ग्रहण कर लिया। और आपको बताना है कि ये कॉन्सेप्ट उत्पत्ति से संबंधित है। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो समाजशास्त्री हैं वो किस तरीके से परिवार को मानते हैं कि ये अस्तित्व में आया। ऐसा तो नहीं है कि अचानक से ये चीज़ आ गई, कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी, किसी न किसी ने शुरू किया होगा। तो कौन कौन से चरण हैं, किस तरीके से परिवार अपने जो वर्तमान इसका स्वरूप है इसमें आया, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो जो पहले सिद्धांतकार हैं वो है उद्विकासवादी सिद्धांतकार। इसमें आपके आते हैं मॉर्गन, बैकोफेन। तो इन्होंने परिवार के उद्विकासवादी चरण बताए हैं। ठीक है। उद्विकास का मतलब होता है एक सरल से जटिल की तरफ एक निश्चित दिशा में परिवर्तन, या निश्चित दिशा में गतिशीलता, या निश्चित दिशा में प्रोग्रेस। तो इन्होंने परिवार के जो चरण बताए या परिवार के जो प्रकार बताए मॉर्गन ने, तो मॉर्गन ने बताए हैं 5 प्रकार के परिवार, या कह लो कि 5 प्रकार का उद्विकासीय क्रम में बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहला जो चरण है उसमें जो परिवार पाया जाता था वो था समरक्त परिवार। ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा परिवार जो फिर से प्रोग्रेस हुई, फिर जो दूसरा परिवार का उद्भव हुआ वो है पुनालुअन, इसको बोलते हैं समूह विवाह परिवार। ठीक है। इसके बाद आया सिंडेस्मियन परिवार। उसके बाद फिर आपका आया पितृसत्तात्मक परिवार। और पितृसत्तात्मक परिवार के पश्चात जो अभी परिवार का जो वर्तमान स्वरूप चल रहा है, एक विवाही परिवार, ये अस्तित्व में आया। तो इन्होंने 5 प्रकार के परिवार, या कह लो कि उद्विकासीय क्रम में 5 चरणों में होते हुए परिवार के प्रकार बताए। समरक्त परिवार, पुनालुअन परिवार या समूह विवाह परिवार कह सकते हो। उसके बाद आया सिंडेस्मियन परिवार, और फिर आया पितृसत्तात्मक, और फिर लास्ट में आता है एक विवाही परिवार। वहीं पर जो बैकोफेन थे, तो बैकोफेन ने बताया कि परिवार के उद्विकास के या इसकी प्रगति के 4 चरणों में इन्होंने परिवार का जो अभी वर्तमान स्वरूप है बताया कि अभी ये पहले के 3 चरणों से होकर के अब ये चौथा चरण है। तो पहले बताया कामाचार की स्थिति होती थी, कोई भी रोक टोक नहीं थी, किसी से भी यौन संबंध स्थापित होते थे, तो कामाचार की स्थिति थी। फिर आया बहुपति विवाही परिवार। एक स्त्री के बहुत सारे पति होते थे, एक स्त्री का विवाह बहुत सारे पुरुषों के साथ में हो जाता था, और फिर वो लोग मिलकर के परिवार की स्थापना करते थे। तो बहुपति विवाही परिवार अस्तित्व में आया, बैकोफेन ने बताया। उसके बाद फिर आया बहुपत्नी विवाह की, एक पुरुष के बहुत सारी स्त्रियों से विवाह होने लगे। तो पुरुष एक ही है और उसके बहुत सारी स्त्रियों से विवाह हो रहे हैं, तो बहुपत्नी विवाह परिवार अस्तित्व में आया। और उसके बाद जब उसमें भी बुराइयां देखी गई कि स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा निम्न हो गई, तो क्या हुआ कि लास्ट में फिर अभी आया एक विवाही परिवार, जो कि वर्तमान में अस्तित्व में है, कि एक पुरुष का एक ही स्त्री से संबंध एक समय में हो सकता है। जो दूसरा सिद्धांत है वो है शास्त्रीय या पितृसत्तात्मक सिद्धांत। जो शास्त्रीय या पितृसत्तात्मक जो सिद्धांतकार हैं उसमें आपके आते हैं प्लेटो, अरस्तु और हेनरी मैन।
ये 3 लोग प्रमुखतः आते हैं कि परिवार का जो जन्म है उसका जो प्रारंभिक स्वरूप है वो रहा है पितृसत्तात्मक। इन लोगों का मानना था कि पितृसत्तात्मक परिवार ही प्रारंभिक स्वरूप में रहे हैं और उन्हीं से होते हुए जो हमारा आज का वर्तमान परिवार का स्वरूप है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है यौन साम्यवाद का सिद्धांत और इसके जो समर्थक थे वो थे फ्रेजर, मॉर्गन और ब्रीफोर्ट। ठीक, ये 3 जो सिद्धांतकार थे इन्होंने यौन साम्यवाद का सिद्धांत दिया और बताया कि प्रारंभ में कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता था, विवाह रूपी संस्था थी ही नहीं। लेकिन फिर जब समाज में बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से नियमहीनता होने लगी, अराजकता फैल गई, तो लोगों ने सोचा कि एक संस्था होनी चाहिए जो इन सभी संबंधों को नियमित कर सके। तो उन्होंने मिलजुल करके परिवार का निर्माण किया। तो इस तरीके से परिवार अस्तित्व में आया। ये किसने बताया? फ्रेजर, मॉर्गन एंड ब्रीफोर्ट ने। फिर उसके बाद आता है मातृसत्तात्मक परिवार और जो मातृसत्तात्मक परिवार के जो सिद्धांतकार हैं उनमें है आपके बैकोफेन, ब्रीफोर्ट और टायलर। ठीक, ये 3 आते हैं, बैकोफेन, ब्रीफोर्ट और टायलर। तो इन्होंने बताया कि जो परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो मातृसत्तात्मक रहा है। स्त्री मुखिया होती थी परिवार की। पितृसत्तात्मक मतलब पुरुष मुखिया होता है, वही कर्ता धर्ता होता है, और मातृसत्तात्मक जो सत्ता है वो स्त्री पक्ष से चलती है। ठीक है, मतलब एक माता है, माता के बाद उसकी पुत्रियों को संपत्ति में सर्वे सर्वा माना जाए, तो वो चीज़। तो इन्होंने ब्रीफोर्ट की एक बुक थी द मदर्स, उसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इसके अलावा बैकोफेन और टायलर ने भी इसका समर्थन किया। फिर आपका आता है आर्थिक सिद्धांत। ये किसने दिया था? तो ये दिया था लिंटन ने। और उसके बाद आपका आता है प्रगतिवादी या रैखिक सिद्धांत। ये दिया था आगबर्न एंड वार्ड ने। और एक आता है आपका एक विवाही सिद्धांत जो कि आपके दिया था वेस्टरमार्क ने। वेस्टरमार्क का मानना था कि एक विवाह ही विवाह का आदि स्वरूप है। आदि स्वरूप मतलब कि प्रारंभ से यही चला आ रहा है, प्रारंभ से लेकर के अभी तक प्रारंभ में यही था, फिर बीच में भले ही चेंजेस हुए हों और अभी पुनः वही है। तो एक विवाह ही विवाह का आदि स्वरूप है, ये बताया वेस्टरमार्क ने। और मेलिनोवस्की ने कहा कि एक विवाह विवाह का सच्चा स्वरूप है। ठीक है, देखिए दोनों ने सेम बात कही है, लेकिन वेस्टरमार्क ने कहा कि ये आदि स्वरूप है विवाह का और मेलिनोवस्की ने कहा कि ये सच्चा स्वरूप है विवाह का। एक विवाह को सच्चा स्वरूप माना मेलिनोवस्की ने। तो एक विवाही परिवार सिद्धांत आया। तो ये तो हो गए सिद्धांत कि परिवार कैसे अस्तित्व में आया। उसके बाद है परिवार के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं परिवार के। तो उसके लिए जो प्रमुखतया जो स्वरूप बताए गए हैं उनमें से जो मेनली पहले तो 2 मुख्य स्वरूप, एक का आता है आपका जन्म मूलक और दूसरा आता है प्रजनन मूलक। जन्म मूलक मतलब जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, जन्म से जिसमें हमको सदस्यता मिलती है। ठीक है, और प्रजनन मूलक जिसका निर्माण हम विवाह के पश्चात करते हैं। तो जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, यानी कि आपके माता पिता का जो परिवार है उनके साथ में यदि आप रह रहे हो तो वो है जन्म मूलक। और जब आपने विवाह किया और आपके जो बच्चे हुए, आपकी पत्नी, आप लोगों ने मिलकर के जो परिवार का निर्माण किया वो कहलाएगा प्रजनन मूलक। ठीक, तो व्यक्ति इन दोनों का ही सदस्य होता है, क्योंकि जब विवाह के पश्चात वो परिवार का निर्माण करता है तो वो प्रजनन मूलक है और उसके बच्चों के लिए वो जन्म मूलक हो जाता है। तो ये दोनों ही परिवारों का वो सदस्य होता है। विलियम जे गुडे ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति बहुतों का संबंधी होता है, मतलब बहुत सारे जो होते हैं उनका संबंधी होता है। फिर वार्नर ने 2 प्रकार बताए परिवार के, एक बताया प्रजनन मूलक और दूसरा बताया प्रभव मूलक। प्रभव मूलक मतलब जिसमें हम जन्म से जिसके सदस्य होते हैं, इसको अनुकूलन परिवार भी कहा है। तो प्रजनन मूलक या फिर अनुकूलन परिवार पूछे या फिर प्रजनन मूलक और प्रभव मूलक पूछे तो ये वार्नर ने। प्रजनन मूलक जिसमें हम विवाह के पश्चात जिसकी स्थापना करते हैं, हमने शादी करी, फिर पत्नी और बच्चे, और जो प्रभव मूलक हैं जिसके हम सदस्य पहले से ऑलरेडी होते हैं, तो वो हो जाता है, या फिर इसको अनुकूलन परिवार भी
कह सकते हैं। फिर इसके बाद आपके आते हैं जिमरमैन। जिमरमैन ने परिवार के दो प्रकार बताए, एक बताया आणविक परिवार और दूसरा बताया गृहस्थ परिवार। ठीक, आणविक मतलब एक तरीके का कह लो अणु, अणु मतलब एक कह लो नाभिकीय परिवार, जो छोटा परिवार होता है, अणु। ठीक है, और एक होता है गृहस्थ यानी कि थोड़ा सा जिसका आकार जो है बड़ा होता है। तो आणविक और गृहस्थ परिवार ये किसने बताया, या फिर नाभिकीय भी इसको पूछ सकते हैं। नाभिकीय और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने दी थी, तो जिमरमैन ने दी थी। इसके बाद आपके आते हैं मर्डॉक। तो मर्डॉक ने भी दो प्रकार बताए परिवार के, एक बताया स्वतंत्र मूल परिवार और दूसरा बताया मिश्रित परिवार। ठीक, दो प्रकार, स्वतंत्र मूल परिवार और मिश्रित परिवार किसने बताए, जीपी मर्डॉक ने। उसके बाद वेस्टरमार्क है। वेस्टरमार्क ने पितृसत्तात्मक परिवार को प्रारंभिक स्वरूप माना। देखो वेस्टरमार्क ने दो चीजें बताई, एक तो एक विवाह को विवाह का आदि स्वरूप माना, और एक विवाह में इन्होंने कहा कि जो पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, प्रारंभ में एक विवाह होता था और पितृसत्ता पाई जाती थी। ठीक, ये चीज इन्होंने बताई। सममिति परिवार, ये अवधारणा दी थी यंग तथा विल्मॉट ने। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। सममिति परिवार की अवधारणा किसने दी है, यंग तथा विल्मॉट ने। और लिंटन ने दो प्रकार के परिवार बताए हैं, एक बताया समरक्त परिवार और दूसरा बताया विवाह संबंधी परिवार। समरक्त में जिसमें हमारे जो रक्त संबंधी जो रिलेशन वाले आते हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन और जो दादा दादी हैं, जो भी रक्त संबंधी जो लोग आते हैं, वो समरक्त परिवार में आते हैं। और विवाह संबंधी परिवार जो हमने मैरिज करी उसके बाद पति पत्नी और बच्चे, तो ये सब विवाह संबंधी परिवार में आएंगे। तो दो प्रकार लिंटन ने बताए, समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार। फिर एक आता है आपका एकांतिक नाभिक परिवार। ये पूछा गया है क्वेश्चन, एकांतिक नाभिक परिवार की अवधारणा। तो ये दिया था आपके पार्सन्स ने। पार्सन्स ने एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी। इसके बाद परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार्य और लोग, ये सूत्र प्रतिपादित किया था फ्रेडरिक लीपले ने। ठीक है, स्थान, कार्य और लोग, ये सूत्र दिया था परिवार के अध्ययन के लिए, किसने, फ्रेडरिक लीपले ने। तो ये था आज का सेकेंड लेक्चर। ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार के बारे में और एकाकी परिवार के बारे में, और परिवार के जो अदर टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो ये अभी हमारा चल रहा है सामाजिक संस्थाओं का, इसको फिनिश करके फिर हमारी नेक्स्ट इकाई स्टार्ट होगी। तो जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम कोर्स को जल्दी जल्दी फिनिश करें और आप लोगों को रिवीजन का ज़्यादा टाइम मिल सके। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।